हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के 12th डे की शुरुआत। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। पहली बार डिफरेंशिएशन अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी आपने। और कुछ उसी तरीके से आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में एंड देन वी विल डू फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलस या जो भी कुछ हमने पढ़ा है ना मैथ्स के अंदर, उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। हमारी सीरीज़ का टारगेट तो पता ही है, हम आपके फिज़िक्स का डर दूर कर रहे हैं। आपको फिज़िक्स किस तरीके से कम टाइम के अंदर इफेक्टिवली पढ़ी जाती है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें हो गई तो आप बोर्ड्स, नीट, जेई जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको फोड़ के रख दोगे, ठीक है ना। तो आप बस करते चले जाओ मेरे साथ मेहनत, बाकी एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन की। देखो, इंटीग्रेशन को अगर अपन समझना चाहें तो हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से समझ सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन कोई ऐसी मशीन है जो कि आप इस तरफ से आलू डालते हो तो आपको सोना बना के देती है, जय हो महात्मा राहुल गांधी की, ठीक है ना। एक डिफरेंशिएशन एक ऐसी मशीन है कि इधर आप आलू डालते हो तो डिफरेंशिएशन नाम की मशीन से गुजरने के बाद में आपको क्या मिलता है, सोना मिलता है। तो इंटीग्रेशन एक ऐसी मशीन है जिसको आप जो सोना आपको मिला है उसको अगर आप वापस से इंटीग्रेशन नाम की मशीन के अंदर डालोगे तो इंटीग्रेशन नाम की मशीन उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देगी, आलू के अंदर कन्वर्ट कर देगी। कहने का मतलब इंटीग्रेशन नाम की जो मशीन है वो डिफरेंशिएशन नाम की मशीन के द्वारा किए गए काम को जस्ट क्या कर देती है, इन्वर्ट कर देती है। इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो आपने एक्स स्क्वायर डाला किसके अंदर, डिफरेंशिएशन नाम की मशीन के अंदर। तो डिफरेंशिएशन नाम की मशीन इसका डिफरेंशिएशन करेगी और आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो इंटीग्रेशन को हमने कैसे डिफाइन किया है कि इस 2x को अगर आप इंटीग्रेशन नाम की मशीन के अंदर डालोगे तो इंटीग्रेशन नाम की मशीन आपको वापस से क्या दे देगी, एक्स स्क्वायर दे देगी। आया इन्वर्स ऑपरेटर का मतलब। एक और एग्जाम्पल समझो। मान लो आपने डिफरेंशिएशन नाम की मशीन के अंदर 10x को डाला तो 10x का डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन नाम की मशीन आपको दे देगी, आपको मिलेगा बाहर sec स्क्वायर x। तो अगर आप इस sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन नाम की मशीन के अंदर डालोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, 10x मिल जाएगा। आलू से सोना, सोने से वापस आलू। log x का एग्जाम्पल लो। log x को अगर आप डिफरेंशिएशन नाम की मशीन के अंदर डालोगे तो आपको मिलेगा 1/x। तो 1/x को अगर आप इंटीग्रेशन नाम की मशीन के अंदर डालोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, log x मिल जाएगा। तो यही डेफिनेशन पकड़ के बैठ जाओ, आपको इंटीग्रेशन में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जब भी आपको ये पता करना हो कि यार किसी चीज़ का इंटीग्रेशन कितना होगा तो आप ये पूछो अपने आप से कि जो मैं निकालने वाला हूँ उसका डिफरेंशिएशन क्या हमारी दी हुई चीज़ है क्या। बस इतना सा सवाल आप पूछो, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एक और चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पर कि मान लो मैं डिफरेंशिएशन नाम की मशीन के अंदर एक्स स्क्वायर डालता, ठीक है, ये d/dx नाम की मशीन है, तो भी बाहर क्या मिलता, 2x मिलता। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 डालता तो भी बाहर मुझे क्या मिलता, 2x मिलता, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। यानी कि अगर मैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, अब c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 1000 1500 कुछ भी हो सकता है, तो पक्का मुझे डिफरेंशिएशन नाम की मशीन बाहर क्या देती, 2x देती। तो अगर आप इस 2x को इंटीग्रेशन नाम की मशीन के अंदर डालोगे, है ना, तो अब ये जो मशीन है वो क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। भाई इंटीग्रेशन नाम की मशीन का काम क्या था कि जिसको तुमने डिफरेंशिएशन के अंदर डाला था उसको वापस से तुम्हें प्रोवाइड करवाना। अब ये मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालूं या एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकालूं या एक्स स्क्वायर प्लस c बाहर निकालूं। ये वही हनुमान जी वाला कन्फ्यूज़न है। जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनको हर पेड़ ही संजीवनी बूटी लग रहा था, तो वो कंफ्यूज हो गए कि मैं इसको लेके चलूँ, इसको लेके चलूँ, इसको लेके चलूँ। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। तो हमारी इंटीग्रेशन नाम की जो मशीन है वो भी हनुमान जी की तरह है। वो क्या करेगी, वो बोलेगी कि भाई साहब हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस c। अब c कुछ भी हो सकता है, आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कहलाता है c। इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। c की जगह 0 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर भी आ गया, c की जगह 3 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आ गया, 5 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी आ गया। सो
इस तरीके का इंटीग्रेशन कहलाता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं। और एक तरीके का इंटीग्रेशन कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रल, उसमें हम लोग इवन लिमिट्स बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन कितना होगा। वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, बट पहले हमने जो अभी सीखा है उसको यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो इसको यूज़ करते हैं अपन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन को अपन इस तरीके से लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है। यहाँ पर वो फंक्शन रखा जाता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे dx, dy, dt, dz मतलब d के साथ वो चीज़ लिखी जाती है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो हम x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे dx। तो आप अपने आप से ये पूछो कि यार किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होगा, या फिर आप यूँ कह लो कि हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और पावर को -1 कर दिया करते थे। अब इसका उल्टा काम क्या होगा कि पहले पावर को +1 कर दें और फिर पावर से डिवाइड कर दें, यानी कि x की पावर हो जाएगी n+1 और इंक्रीज्ड पावर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप लोगों को एक काम खुद से करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करके देखना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आपको आता ही है ना, आपको वापस से क्या मिल जाएगा, x की पावर n मिल जाएगा। तो ये आपका एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसमें अगर n की जगह आप 1 रखते तो x रह जाता, 0 रखते तो x की पावर 0 मतलब 1 रह जाता, यानी कि केवल dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ करता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वापस से x हो जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x। सवाल वही पूछो बार बार अपने से कि माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x होता है, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा। कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन x, क्योंकि टेन x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। ई की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर x, और ये ध्यान रखना 1/x। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, लगा के देखो। 1/x को आप लिखोगे x की पावर -1 और फॉर्मूला लगाओगे ना तो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा। तो मैथ्स के अंदर जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाता है ना, वो हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो हम लोग तो हमारी डेफिनेशन पे टिकेंगे, हम लोग एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 1/x हो। तुरंत तुम्हें याद आ जाएगा कि यार log x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ करता था, तो पक्का 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपका log x हो जाएगा, है ना। तो हमारे फॉर्मूला सारे इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बने कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो अब हमें ये तो इंडिविजुअल फंक्शन पता पड़ गए, फिर अब अगर हमें कुछ रूल्स पता पड़ जाएं तो हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर आपको fx का इंटीग्रेशन करना आता है, gx का इंटीग्रेशन करना आता है, अगर अकेले दिए हुए होते, बट आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आसान है। a कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अनअफेक्टेड रहेगा, आप अकेले fx का इंटीग्रेशन कर दो, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। b कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अनअफेक्टेड रहेगा, और आप अकेले gx का इंटीग्रेशन कर दो। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको 3x + 4/x का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 1, तो पावर इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगी x की पावर 2, और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 4 टाइम्स 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा रूल देखो, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसके अंदर अगर अकेला fx मिलता या अकेला gx मिलता तो आप इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट दोनों का प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो प्रोडक्ट रूल अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सीखना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को अनअफेक्टेड रखते हैं और पहले सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर नेगेटिव साइन आता है, फिर जिस फर्स्ट फंक्शन को हमने अनअफेक्टेड रखा था उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसका वापस से इंटीग्रेशन करते हैं, और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला वर्क करता है। अब यहाँ पे आप में से कोई ना कोई तो मुझसे ज़रूर सवाल पूछेगा कि सर आप प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए ये रूल कर रहे हो, ये रूल यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे आपको वापस से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो फिर काहे का रूल हुआ ये। तो थोड़ा सा रूल कॉम्प्लिकेटेड है, हर फंक्शन का आप नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन, और इसके लिए आपको एक और रूल यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ आइलेट रूल। आई स्टैंड फॉर
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, तो खैर फिजिक्स में आपके तो कभी भी यूज़ नहीं आएंगे। L स्टैंड्स फॉर लॉग, A स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिक फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x। तो जब आप ये चूज़ कर रहे होते हो ना कि यार फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए, fx को फर्स्ट फंक्शन लिया जाए या gx को फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, तो आप आइलेट के ऑर्डर से देखते हो, है ना। तो अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, अगर लॉग है तो लॉग को मानोगे, अगर एरिथमेटिक फंक्शन है तो एरिथमेटिक फंक्शन को मानोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल को मानोगे। देखो इसको रूल को अप्लाई करते हैं। तो हमें x मल्टीप्लाइड बाय लॉग x का इंटीग्रेशन करना है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग L को प्रायोरिटी देंगे, मतलब लॉग फंक्शन को प्रायोरिटी देंगे, लॉग को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो log x फर्स्ट फंक्शन है तो उसको अनएफेक्टेड रखेंगे और हम सबसे पहले x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसका अपनों को क्या करना है, होल इंटीग्रेशन करना है। देखो काम आसान हो जाएगा, log x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स dx, x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर आएगा आपका log x मल्टीप्लाइड बाय x² बाय 2 माइनस ऊपर बचा x डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 तो बाहर निकाल लेना, x का हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 मतलब x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करते समय बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आइलेट रूल। देखो इसको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी इसके ऊपर आ सकते हैं, खासकर जो मैथ्स वाले बच्चे हो ध्यान से सीखना। अब यहाँ पे एक तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रायोरिटी देंगे। तो जो इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका e की पावर x हो जाएगा। इसका हमें होल इंटीग्रेशन करना है। तो आप बोलोगे सर एक प्रोडक्ट को सॉल्व करने चले थे, हमें दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन करो, देखो आपको एक चीज़ दिखाई देगी अभी, फिर इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो e की पावर x साइन x, ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, इसका तो हमने कर दिया जो करना था जो। अब वापस से अपन प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो अब की बार फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अपन cos x को, तो cos x को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन है e की पावर x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो इसको आप माइनस कर दो, यहीं पे साइन x आ जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस e की पावर x आ जाएगा dx। तो आप नोटिस कर रहे हो ये वापस से आपको वही चीज़ मिल गई जिसका आप इंटीग्रेशन करने जा रहे थे, मतलब i मिल गया आपको। और इसको जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओगे तो आप देखोगे ट्वाइस ऑफ i जो होगा, इसको आपने i मान लिया था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x के बराबर हो जाएगा। तो i की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x टाइम्स साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2। हालांकि मैंने आपको बताया ना फिजिक्स के अंदर कभी आपको इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं करने पड़ेंगे फिजिक्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो, बट केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आप लोग इस तरीके के इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सको, इसलिए मैं इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ। अगला रूल देखो, ठीक है, अब ये हमारे आइलेट रूल किसी काम का नहीं है। ये देखो, अगर हमें fx का इंटीग्रेशन पता है कि gx होता है, तो अगर हमें f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, x की जगह ax प्लस b का फंक्शन दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा g ऑफ ax प्लस b और जो x का कोफिशिएंट है a, उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो 1/4x प्लस 3, अगर केवल 1/x होता तो हम इंटीग्रेशन कर देते log x आता, बट x की जगह क्या है ax प्लस b, 4x प्लस 3 है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा log ऑफ 4x प्लस 3 और जो x का कोफिशिएंट है 4, उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे प्लस c। हो गया काम आसान। साइन स्क्वायर x, अब देखो साइन स्क्वायर x को देखो, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर x तो हमारी टेबल के अंदर नहीं था, इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताया था कि आप चाहो
तो cos 2x को लिख सकते हो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आपका काम आसान हो गया, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब ये दो इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड हो गया, एक तो 1/2 का इंटीग्रेशन करना है और एक माइनस 1/2 कॉस 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है। काम आसान हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2 cos 2x। अगर अकेला cos x होता तो इंटीग्रेशन होता sin x, बट cos 2x है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2x, और जो x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो नीचे 2 चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन करना सिखाया ना, ये आपके फिजिक्स में काम आता रहता है, साइन स्क्वायर एक्स का, और इसी तरीके से आप कॉस स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है आपको। अगला रूल देखो, अगर मान लो आपको डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिखाई दे और न्यूमरेटर में उसी का डिफरेंशिएशन दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हो जाएगा। देखो कैसे, कॉट एक्स है तो कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। अब नीचे साइन एक्स है और ऊपर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, तो डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, खत्म। टेन एक्स देखो, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ऊपर माइनस साइन एक्स बना देता हूँ, तो एक माइनस साइन मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा, तो अब मेरा फॉर्मूला वर्क करेगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। और अगर आप माइनस साइन को लॉग के अंदर ले जाओगे तो 1 कॉस एक्स हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हो, है ना भाई। ए लॉग एक्स जो होता है ना, वो लॉग ऑफ एक्स की पावर ए के इक्वल होता है, तो माइनस लॉग कॉस एक्स जो होगा वो लॉग ऑफ कॉस की पावर -1 यानी कि 1 कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसको देखो, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का हो जाएगा 0, तो नीचे एफ एक्स है और ऊपर क्या मिल गया आपको, एफ डैश एक्स मिल गया। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लॉग ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जितने भी रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए, इसके लिए है कि आप चाहे किसी को चैलेंज कर सको कि हमें कोई सा भी इंटीग्रेशन दे दो हम कर देंगे, थोड़ी होशियारी छाड़ सको। लेकिन अगर रिलेवेंस की बात करी जाए तो फिजिक्स के अंदर इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस आपके कभी भी यूज़ नहीं होते, ये ट्रिक्स वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इनको देख के, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं हमारे डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, हमें लिमिट्स दी जाती है। तो जैसे मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम करते, इनडेफिनिट इंटीग्रल हम करते तो कितना आता था, जी एक्स प्लस सी, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज़ करते थे। बट अगर हमें कह दिया जाए कि ए से लेके बी तक आप इंटीग्रेशन करो, तो पहले तो इसका मतलब समझो। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता था एक सिंगल पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रेट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक पीरियड के ऊपर टोटल सम। ध्यान रखो, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ सम ओवर अ पीरियड। आपका जो एफ एक्स फंक्शन है, इसका आप ए से लेके बी तक ओवर अ पीरियड क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो। अभी अपन इसको ग्राफ के अंदर देखेंगे तो आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। बट पहले इस डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है जी एक्स। अब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपन बारी बारी से एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, यानी कि जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो 1/x का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 2 to 3, तो आपको पता है इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब हमें लिमिट्स रखनी है 2 से लेके 3 तक, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3, एंड फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2, और इसको अपन चाहें तो लिख सकते हैं लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए अपॉन बी के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साइन एक्स को देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था, माइनस कॉस एक्स, है ना। ध्यान रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता था। नाउ 0 से लेके पाई तक आपको क्या रखनी है, लिमिट्स रखनी है। नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लो, पहले अपर लिमिट रखो दैट इज कॉस पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो दैट इज कॉस 0।
कॉस पाई की वैल्यू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, -1 -1 -2 हो जाएंगे और ओवरऑल आ जाएगा आपका +2। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर मैक्सिमम टाइम जो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, मतलब आपको लिमिट्स पता होंगी, उसको फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लिमिट आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ऐसा हमने किया भी है। अभी अभी हमने थर्मल फिजिक्स खत्म करी थी, तो वहाँ पे अपनों ने वर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था। वहाँ पर अपन करते थे ना डेफिनेट इंटीग्रल ही करते थे, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक का। ठीक है, खैर जो बच्चे अभी अभी 11th क्लास में आए हैं वो घबराओ मत, ये बहुत आसान चीज़ है, आपको आगे जाते जाते पता चल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, मैंने अभी अभी बताया था, इट रिप्रेजेंट्स अ सम। ए से लेके बी तक आपके फंक्शन का जो सम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब एवरेज वैल्यू निकालते हो तो आप क्या करते हो, सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे अब की बार सम की जगह आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन की मदद से आप किसी कंटिन्यूस फंक्शन का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान लो आपको कोई फंक्शन दिया जाए f(x) और आपको कहा जाए कि a से लेके b तक जो पीरियड है, x = a से लेके x = b तक का जो पीरियड है, इसमें इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो। अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू होगी, x = a पर अलग होगी, b पर अलग होगी, c पर अलग होगी, a से b तक इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड आउट करो। तो हम पहले तो करेंगे सम, और अब की बार सम करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। एंड फिर जो हमारे पीरियड की साइज़ है, मतलब b - a, ये जो डिफरेंस है, इससे हम लोग क्या कर देंगे, इस सम को डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी। जैसे हमसे कहा जाए फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y = sin² x ओवर अ पीरियड बिटवीन x = 0 to x = 2π। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/0 से लेके 2π, तो ये हो जाएगा 2π - 0 ऑफ 0 से लेके 2π। इंटीग्रेशन हमें करना है sin² x का विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी अभी हमने इसका इंटीग्रेशन करा था 1/2π, तो मैं डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेता हूँ, आप एक बार रिविजिट कर लेना उसको। तो इसका इंटीग्रेशन आया था x / 2 माइनस, मैंने अभी अभी करके बताया था आपको, साइन ऑफ 2x / 4। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ, ये रहा x / 2 माइनस साइन ऑफ 2x / 4। अब हमें इसके अंदर लिमिट्स रखनी है 0 से लेके 2π। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2π / 2 माइनस साइन ऑफ 4π / 4। फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो 0 माइनस साइन ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचेगा, साइन ऑफ 4π / 4। ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका साइन ऑफ 4π की वैल्यू भी 0 होती है, साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 2π, साइन ऑफ 0, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो अल्टीमेटली आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बचेगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो sin² x की 0 से लेके 2π तक जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। अब ये आपके फिजिक्स में बहुत काम आएगा, इसको आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। ठीक है ना, अपन RMS वैल्यू वगैरह जब भी निकालेंगे ना तब आपके ये काम आएगा। ठीक है, बट मैंने तो आपको इन जनरल सिखाया, आप किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि हमारे इस डेफिनेट इंटीग्रल का ग्राफ के अंदर मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि y = जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको आप ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो। अब आपको कहा गया है कि x = a से लेके x = b तक आप क्या करो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। अब इस इंटीग्रेशन का ग्राफ के अंदर मतलब क्या है, तो आप इंटीग्रेशन में करते क्या हो, आप एक बहुत छोटी सी साइज़ लेते हो, एक बहुत ही छोटी सी साइज़ की आप स्ट्रिप लेते हो। ये आपने एक छोटी सी साइज़ की स्ट्रिप ले ली, इसकी साइज़ कितनी है, dx है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू है उसको आप क्या मान सकते हो, y = f(x) मान सकते हो। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ दैट इज dx मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज f(x), मतलब f(x) टाइम्स dx। थोड़ा थोड़ा आपको इंटीग्रेशन जैसा कुछ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि a और b के बीच में जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका पूरे का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे,
आप बोलोगे सर हम इसी तरीके के स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसका सम कर देंगे, और समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम समथिंग ए टू बी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर दी कर्व को रिप्रेजेंट करता है। बस आपका काम हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये जो शेडेड एरिया है, अब देखो ये आपके कब काम में आएगा? आज तक आपको केवल और केवल रेगुलर शेप्स का एरिया निकालना आता है। अगर जैसे ट्राइंगल होता, रेक्टेंगल होता, तो आपके पास में फॉर्मूलाज है, मैंने आपको पिछले से पिछली क्लास के अंदर ही बताए। लेकिन अगर आपकी रेगुलर शेप नहीं है और उसका आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, जैसे इस डायग्राम के अंदर आपकी रेगुलर शेप नहीं है ना, आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, बट जो ये दूसरी वाली शेप बन रही है ना, ये वाली, ये रेगुलर नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो आप इंटीग्रेशन का सहारा ले सकते हो, या फिर उल्टा काम भी कर सकते हो। आप इंटीग्रेशन की वैल्यू दी जाएगी और आप उसकी मदद से एरिया निकाल सकते हो, या एरिया दिया जाएगा उसकी मदद से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो अपन कुछ सवाल करते हैं, सवालों के ज़रिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आपसे कहा जाए, ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दे दिया गया है y और x के बीच का। कैसा फंक्शन है? पहले स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, है ना, कभी बढ़ रहा है, कभी कांस्टेंट, कभी बढ़ रहा है। और आपको कहा जाए कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 0 to 9। अब आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, फंक्शन नहीं दिया हुआ, फॉर्मूलाज को यूज़ करके नहीं कर सकते। तो आप कौन सी वाली डेफिनेशन को यूज़ करोगे? एरिया अंडर द कर्व वाली डेफिनेशन को यूज़ करोगे। इस पहली वाली शेप का एरिया फाइंड आउट करोगे, दूसरी वाली का एरिया फाइंड आउट करोगे, तीसरी वाली का एरिया फाइंड आउट करोगे, चौथी वाली का एरिया फाइंड आउट करोगे। फ्रॉम 0 to 9 आपको करना है, आपका काम हो गया। तो फर्स्ट शेप क्योंकि ट्राइंगल है तो एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा आपका 3 और हाइट हो जाएगी 4। सेकंड शेप रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हो जाएगी 7 - 3 दैट इज़ 4, हाइट हो जाएगी 4। थर्ड शेप अगेन एक रेक्टेंगल है, 9 - 7 2 हो जाएगी लेंथ, हाइट हो जाएगी 4। और थर्ड एक ट्राइंगल है 1/2, लेंथ हो जाएगी 2 और हाइट हो जाएगी आपकी 7 - 4 दैट इज़ 3। तो ये 2 से 2 टाइम्स गया, ये 2 से 2 चला गया, 3 × 2 करोगे 6 प्लस 16 यहाँ पे प्लस आएगा, 4 × 2 करोगे तो 8 आ जाएगा प्लस 3, तो 16 और 6 22 और 8 30, 33 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, मुझसे कोई गलती ना हो गई। तो मकसद समझ में आया, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था बट आपको फंक्शन नहीं दिया गया, तो जितने भी फॉर्मूलाज आपने देखे थे वो आपके किसी काम के नहीं रहे। तो अब आपको किसने बचाया? इंटीग्रेशन की जो ग्राफ वाली डेफिनेशन है उसने बचाया, ठीक है। या ऐसा कुछ कह दिया जाए कि अब की बार आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, जो शेप दी हुई है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपकी रेगुलर शेप नहीं है तो आप एरिया वाले फॉर्मूलाज यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको कौन बचाएगा? इंटीग्रेशन बचाएगा। आपसे पूछा गया है कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम 0 to π। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन की मदद से करेंगे। तो एरिया का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा? sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos x माइनस फ्रॉम 0 to π, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos of π माइनस cos of 0। अभी अभी हमने करा था, आंसर आ जाएगा आपका 2। cos of π की वैल्यू -1, cos of 0 की वैल्यू 1, माइनस 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 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी कुछ अपनों ने पढ़ा है पिछले 2 दिनों के अंदर। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 + 3 + 5 + 7 + 2n - 1, मतलब जो ऑड नंबर्स है, n ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए। तो आप नोटिस कर रहे हो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसका a आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1, और इसका कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है। कितनी है? n टर्म्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है। तो हमारा फॉर्मूला था Sn का n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाय d। ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ n - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका n स्क्वायर। तो इसको एज अ फैक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि जब आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हो ना तो जो सम मिलता है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 + 3 करोगे 4 मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 करो, 8 + 1 9, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जितनी ऑड नंबर्स का आप सम करते हो उतने नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आपको वो सम मिलता है। इसके बारे में पूछा जाए तो ये एक इनफाइनाइट टर्म्स वाली जीपी है, इसका a कितना है 1 है और इसका कॉमन रेशियो कितना है -1/4। ध्यान देना -1/4 से आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका s इन्फिनिटी हो जाएगा a दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो माइनस ऑफ -1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/4 दैट इज़ 4 + 1 5/4, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। तो रूट्स सेम कब हुआ करते थे? जब b स्क्वायर, तो यहाँ पे b की जगह कौन रखेंगे अपन 2a, ठीक है। तो -2a का स्क्वायर -4 टाइम्स a कौन है यहाँ पर 9 है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, टाइम्स c कितना है यहाँ पर 4 है। ये किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। b स्क्वायर -4a से 0 होता था तो रूट्स हमारे सेम हुआ करते थे। तो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 9 इज इक्वस टू 0। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 × 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 चला गया तो a की वैल्यू हो जाएगी, रूट लेंगे तो 2 × 3 दैट इज़ 6 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो a की वैल्यू 6 होने पर जो इक्वेशन बनेगी आप रख के देख लेना, इक्वेशन बना के देख लेना, उसके रूट्स आपको सेम मिलेंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू x + 1/x। तो स्टेप नंबर 1 में अपन क्या फाइंड आउट करते थे? dy/dx। तो डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा 1/x का हो जाएगा -1/x²। फिर इसको अपन रखते थे 0 के इक्वल, इससे हमें x की वैल्यू मिलती थी तो 1/x² यानी कि x² इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू आइदर 1 और x की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आप डायरेक्ट ही रख के देख लो कि 1 पर वैल्यू कितनी होगी एंड -1 पर वैल्यू कितनी होगी। तो अगर x हमेशा पॉजिटिव है, ये कंडीशन हमें और दे दी जाए कि x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम इसको तो रखेंगे नहीं, हम केवल और केवल x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी y की 1 + 1/1 दैट इज़ 2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो हमेशा 2 होती है अगर x हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें वो डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिंगल पॉइंट आया है। दूसरा वाला पॉइंट हमने वैसे ही खारिज कर दिया क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है कि x हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर अपन वो ही चतुराई अपनाएंगे जो हमने पिछले से पिछले वीडियो के अंदर अपनाई थी कि ये मिनिमम तब होगा जब ये क्या हो जाए, आपका मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम होगा कब, ये अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें तो आपको इवन मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। तो 3 cos x - 1 ये मैक्सिमम कब होगा? जब आपका cos x कितना हो जाए 1 हो जाए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 - 1 दैट इज़ 2। तो अपन इसकी जगह क्या रख दें? 2 रख दें तो y की हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ऐसे जुगाड़ आपको लगाने आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ cos² x बिटवीन x इज इक्वल टू -π/2 टू x इज इक्वल टू +π/2। तो एवरेज वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था 1/ साइज ऑफ पीरियड। तो आप +π/2 में से माइनस कर रहे हो -π/2 को। ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक किसका? cos² x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो नीचे -π/2 और -π/2 ऐड होके पाए हो जाएंगे, ठीक है। मतलब π/2 और माइनस माइनस प्लस होके π/2 हो जाएगा, दोनों ऐड होके पाए हो जाएंगे। तो 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू +π/2 ऑफ cos² x dx। अब ये चीज़ मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मैंने आपको sin² x का इंटीग्रेशन करना सिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से cos² x का आपको इंटीग्रेशन करना है और फिर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू निकालनी है। आप देखोगे आपका आंसर भी लगभग सेम ही आएगा। एक बार करके देखना इसको और मुझे कमेंट्स के अंदर आंसर जरूर बताना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 एट x इज इक्वल टू 1 फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता था डिफरेंशिएशन, यानी कि हम सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे। कितना आ जाएगा 3a मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 2 और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि 6ax माइनस 2। अब हमें ये जो स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2, दैट इज 6a माइनस 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप हमें कितनी दे रखी है 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 3। तो a की वैल्यू अगर 1/3 होगी तब जाके हमारा जो फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन के लिए जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे उसकी x इज इक्वल टू 1 पर जो टेंजेंट होगी उसकी स्लोप कितनी मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यार मैंने तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करी है, बट अब ये आप लोगों के ऊपर है कि जो भी कुछ आपने सीखा है पिछले 2 दिनों के अंदर उसको लेके उसको एब्जॉर्ब करके आप भिड़ जाओ। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो उसको 4 लोगों को और समझाओ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाती है। और हर कोई तो आपसे समझने बैठेगा नहीं, तो आपको अगर किसी को समझाना है, आपको ये एहसास दिलाना है कि भाई मेरे को तेरे से ज़्यादा आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको चैलेंज दे दो। उसको आप बोल दो कि यार मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लिया, अब मुझे है ना तू कोई सा भी फंक्शन दे दे, मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे मैं कर दूंगा। अब इस चैलेंज से सामने वाले को बुरा लगेगा, फिर वो तुम्हें सवाल देगा, तुम कर भी दोगे, तब जाके फिर वो मानेगा कि हाँ यार इस बंदे से मुझे सीखना चाहिए। फिर उसको सिखाओ। जब आप किसी को सिखाते हो तो आपको खुद को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये आप करके देखो, हर चैप्टर के लिए करो, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि एक तरीका है अच्छे से समझने का। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।